ये जगह खतरनाक है, हमें बाहर चलकर किसी और जगह पर बैठना चाहिए। रत्ना ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, यहाँ रोशनी है, इसलिए हमें चमगादड़ों से कोई खतरा नहीं। गलती मेरी ही थी, मुझे इस तरह बेपरवाही से इस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए था। वैसे भी हमें यहाँ कौन सा बैठे रहना है, घंटा डेढ़ घंटा आराम करके रवाना हो जाना चाहिए। वैसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रास्ता तलाश करके जल्द से जल्द इस जंगल से निकलने की कोशिश करें। अगर इस जंगल में शाम हो गई तो। रत्ना ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस बस, आगे कुछ मत कहना। एक तो खूंखार दरिंदों से भरा हुआ ये जंगल वैसे ही हौलनाक है। अंधेरे के ख्याल से मेरा दिल कांपने लगा है। मैंने कहा, फिर तो ठीक है, कुछ देर आराम कर लें तो यहाँ से चलेंगे। हम तीनों उस चबूतरे से टेक लगाकर बैठ गए। हम लोग 2.5-3 घंटों तक उस जंगल में पैदल चलते रहे। वो दोनों तो बुरी तरह थक गई थीं, इसलिए मैंने थोड़ी देर यहाँ रुकने का फैसला भी किया था। मेरा ख्याल था कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शशावरी और रत्ना चबूतरे के साथ नीम तराज होकर सो चुकी थी। मेरे दिमाग पर भी गनूदगी सी तारी होने लगी और पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। मैं नींद में भी बेचैन सा रहा, शायद कोई ख्वाब देख रहा था। पुलिस मेरे ताकुब में थी और मैं बेतहाशा दौड़ रहा था। मेरा सांस फूल गया था और मुंह से कफ बहने लगा था। दफतन मेरे कदम डगमगाए और मैं गिर गया। उठने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस वाले मेरे सर पर पहुंच गए। एक पुलिस वाले ने मेरे कूल्हों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और मेरे मुंह से चीख निकल गई। पुलिस वाले की ठोकर और मेरे मुंह से निकलने वाली चीख मेरे ख्वाब का हिस्सा नहीं थी। ये वो ठोकर थी जिसने मुझे आने वाहिद में हकीकत की दुनिया में ला फेंका। मैं बदहवास सा हो गया। संभलने की कोशिश कर रहा था कि एक और ठोकर पड़ी। उसके साथ ही रत्ना और शशावरी की चीखें भी सुनाई थी। मुझे हवास में आने और सूरत हाल को समझने में ज्यादा देर न लगी। ये वही तीनों पुलिस वाले थे जो हमारा ताकुब करते हुए गुज़श्ता रात राजा शान सिंह के महल में भी पहुंच गए थे, मगर एक शेर की धाड़ ने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। उनमें एक तो सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था और दोनों कांस्टेबलों के हाथ में ऑटोमेटिक राइफलें। उन्होंने हम तीनों को जद पर ले रखा था। सब इंस्पेक्टर ने गुर्राते हुए कहा, बहुत भाग लिए, सारे इंडिया की पुलिस तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकी, लेकिन सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ जिस मुजरिम के पीछे लग जाता है उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने शशावरी और रत्ना की तरफ देखा। खौफ की शिद्दत से उन दोनों के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए थे, जैसे जिस्म का सारा खून नुचड़ गया। इस तरह पकड़े जाने का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी। मैं इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था उनकी जीप मंदिर के बाहर खड़ी होगी, मगर मुझे वो जीप दिखाई नहीं दी। हो सकता है साइड पर किसी जगह खड़ी हो, लेकिन मुझे हैरत थी कि क्या हम तीनों इतनी गहरी नींद सो गए थे कि हमें जीप की आवाज भी सुनाई नहीं दी। मैं जब चबूतरे से टेक लगाकर नीम तराज बैठा था तो पिस्तौल मैंने अपनी गोद में ले रखा था, जो उस वक्त मुझसे तकरीबन 4 फुट के फासले पर पड़ा हुआ था। रत्ना वाला पिस्तौल भी उसके करीब ही गर्दालूद फर्श पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकती थी। सब इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को इशारा किया। उसने मोहतात अंदाज में आगे बढ़कर पहले दोनों पिस्तौलों को पैर की ठोकर से दूर हटा दिया और फिर उन्हें उठा लिया। सब इंस्पेक्टर ने रत्ना की तरफ देखते हुए करख्त लहजे में कहा, ये थैला भी इस तरफ फेंक दो। रत्ना ने थैला भी उसकी तरफ उछाल दिया जो उसके पैरों के करीब गिरा। सब इंस्पेक्टर ने झुककर थैला उठा लिया और फिर उसे खोलकर अंदर झांकने लगा। उसके साथ ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। बोला, मुझे इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की तो मिल ही जाएगी, पर ये इनाम तो मुझे पहले ही मिल गया। मैंने कहा, ये माल हजम करने का ख्याल भी दिल में मत लाना। अगर तुमने इसे हजम करने की कोशिश की तो ऊपर वाले तुम्हारे हलक में हाथ डालकर भी इसे निकाल लेंगे। सब इंस्पेक्टर बोला, मैं विश्वनाथ हूँ, कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। फिर वो शशावरी की तरफ देखते हुए बोला, ए देवी, तुम उधर को जाओ। हमें बताया गया था कि ये लोग तुम्हें यरगमाल बनाकर सार्स्का से फरार हुए हैं। तुम क्यों डरती हो, उधर को आ जाओ। इस इंकिशाफ ने मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ा दी। सार्स्का में महकमा सयाहत के ऑफिस मैनेजर ने हमें शशावरी के साथ लैंड क्रूजर में बैठते और फरार होते हुए देखा था। उसने तो ये नहीं सोचा होगा कि शशावरी भी हमारी साथी है। उसके जहन में यकीनन ख्याल आया होगा कि हम उसे यरगमाल बनाकर फरार हो रहे हैं, और यही बात उसने पुलिस को भी बताई होगी। मैंने शशावरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी चमक सी उभर आई थी। एक मौका मिल रहा था, उससे फायदा न उठाना दुनिया की बड़ी हिमाकत थी। शशावरी ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, हुक्म, ये लोग मुझे मार डालेंगे। सब इंस्पेक्टर ने कहा, कैसे मार डालेंगे, हम हूं ना, तू आजा इधर को, मत डरो। शशावरी ने खूंखार नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और उठकर बड़ी तेजी से पुलिस वालों की तरफ चली गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं कहती थी ना कि तुम लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। बहुत खौफनाक अंजाम होगा तुम्हारा। बहुत जुल्म किया है तुमने मुझ पर, अब पता चलेगा तुम्हें। सब इंस्पेक्टर बोला,
तो इसने तुम्हारे साथ ज्यादती भी की है। शिशावरी बोली, बहुत अन्याय किया है हुक्म, मुझे मारा पीटा है, बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, गाड़ी कहाँ है तुम लोगों की? शिशावरी ने कहा, गाड़ी तो खराब हो गई थी, हम 2 घंटों से पैदल चल रहे थे। फिर बोली, इन्होंने सरकारी गाड़ी का भी सत्यानाश कर दिया, लाखों रुपए की गाड़ी थी वो। सब इंस्पेक्टर बोला, इनसे सब कुछ वसूल किया जाएगा। शिशावरी बोली, लेकिन हुक्म, तुम लोगों की गाड़ी कहाँ है? क्या तुम्हारी गाड़ी भी? उसने जानबूझकर बात पूरी नहीं की। सब इंस्पेक्टर बोला, हमारी जीप ठीक है और बस्ती के खंडरों में खड़ी है। रात को हमें शुबा हुआ था कि तुम लोग इस महल के खंडरात में छुपे हुए हो, लेकिन महल में शेर की मौजूदगी से मुझे अंदाजा हुआ कि तुम लोग वहां नहीं हो सकते। हम लोग महल से निकल आए और तकरीबन 1 मील दूर एक महफूज जगह पर जीप रोककर रात गुजारी। फिर सुबह की रोशनी फैलते देखकर ही रवाना हो गए। बस्ती के उन खंडरों को देखकर हम रुक गए। मेरा ख्याल था कि तुम लोग अगर पीछे रह गए हो तो इस तरफ जरूर आओगे। जीप हमने खंडरों में छुपा दी और एक टूटे फूटे मकान में ठहर कर आराम करने लगे। थोड़ी देर पहले ये नारायण इस तरफ आया था, इसने तुम लोगों को यहाँ सोए हुए देखा तो वापस जाकर मुझे बता दिया। ये खुशकिस्मती शायद मेरे ही हिस्से में लिखी हुई थी कि जिस आतंकवादी को पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तलाश न कर सकी, वो कितनी आसानी से मेरे हाथ आ गया। अब हर तरफ मेरी जय जयकार होगी, मेरे नाम का डंका बजेगा, मेरी तरक्की होगी, मुझे सरकार से इनाम मिलेगा। शिशावरी ने कहा, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं हुक्म, इन्हें बांध कर रखो, ये दोनों किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं इनका बंदोबस्त कर लूंगा। फिर वो हमारी तरफ देख कर गुर्राया, उठ कर हमारे साथ चलो, कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे। शिशावरी ने हमें बांधने का मशवरा दिया तो एक लम्हे को मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने रत्ना की तरफ देखा और फिर हम दोनों उठ गए। उन तीनों ने चंद गज दूर रहकर हमें अपनी अपनी गन्नों की जद पर ले रखा था। अगर हम भागने की कोशिश करते तो हमें वाकई गोलियों से भून दिया जाता। हम लोग मंदिर से बाहर आकर बस्ती के खंडरों की तरफ चलने लगे। ये दोपहर का वक्त था और धूप खासी तेज हो रही थी। शिशावरी सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ के साथ साथ चल रही थी। मेरा ख्याल था कि वो कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नजर नहीं आता था। वो विश्वनाथ के साथ चलते हुए अपने साथ हमारी ज्यादतियों के किस्से सुना रही थी। हम बस्ती में दाखिल हो गए। उन खंडरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ के लोग बड़े खुशहाल हैं। तमाम मकान बड़े बड़े थे और गलियां पुख्ता थीं। हम जैसे ही दूसरी गली में मुड़े हमें जीप नजर आ गई। हवेली नुमा वो मकान भी बहुत बड़ा था। बाहर की 4 दीवारी टूटी हुई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर लगे हुए थे। उनसे आगे कुशादा सहन था और फिर हवेली के कमरे। बेशतर कमरे टूट फूट चुके थे, लेकिन 2-3 कमरे ऐसे थे जिनमें रिहाइश रखी जा सकती थी। जीप के करीब से गुजरते हुए एक कांस्टेबल ने जीप में रखी हुई हथकड़ी उठा ली, जो मेरे और रत्ना के हाथों में पहना दी गई। वो लोग हमें हवेली के उस कमरे में ले आए जहां गर्दालूद फर्श पर एक चादर बिछी हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्होंने यहीं डेरा जमा रखा था। हमें एक कोने में बिठा दिया गया। एक कांस्टेबल ने हम पर राइफल तान रखी थी। शिशावरी सब इंस्पेक्टर के सामने बैठी थी। उसने साड़ी का पल्लू गिरा दिया था और जानबूझकर किसी कदर आगे झुकी बैठी थी। सब इंस्पेक्टर की नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी और शिशावरी भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें कर रही थी। और फिर मैंने उन दोनों को अपनी जगह से उठते हुए देखा। शिशावरी ने हमारी तरफ गर्दन घुमाई तो उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। रत्ना इस मौके पर खामोश न रह सकी। बोली, हाँ हाँ, जा जा अपने यार के साथ। शिशावरी तेजी से घूम गई। उसने रत्ना को एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो गुर्राई, तू भी अपने इस यार के साथ ऐश करती रही है? विश्वनाथ तो मेरा मोहसिन है, इसने तुम लोगों से मेरी जान बचाई है। रत्ना चीखी, हाँ हाँ, जा जा इस हरामी के साथ। शिशावरी ने गुर्राते हुए उसे एक और ठोकर रसीद कर दी। रत्ना ने सब इंस्पेक्टर को हरामी कहा था, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर सब इंस्पेक्टर ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। उसके बरक्स उसने शिशावरी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। रत्ना शिशावरी को गालियां देती रही। वो दोनों बाहर चले गए, जबकि दोनों कांस्टेबल दरवाजे के करीब बैठे आपस में सरगोशियां करते रहे। उनकी राइफलों के रुख हमारी तरफ थे। मैं और रत्ना कभी उन कांस्टेबलों की तरफ देखते और कभी दरवाजे के बाहर देखने लगते। बाहर धूप खासी तेज थी और ज्यादा देर तक उस तरफ नजरें जमाए रखना मुमकिन नहीं था। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की, शिशावरी उस मुस्टंडे को अपने साथ लेकर गई है, क्या तुम्हारे ख्याल में वो उस पर काबू पा सकेगी? मैंने कहा, अगर उसकी जगह तुम होती तो क्या करती? रत्ना बोली, शिशावरी समझदार है, मुझे यकीन है कि उसे नाकामी नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा उससे आगे मत सोचो। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर शिशावरी दरवाजे पर नमूदार हुई। दोनों कांस्टेबल भूखी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। शिशावरी ने बारी बारी दोनों कांस्टेबलों की तरफ देखा। बोली, तुम में नारायण कौन है? एक कांस्टेबल जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बोला, मैं हूं नारायण।
उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। लंबे कद का मालिक दुबला पतला सा आदमी था। मूछें खासी बड़ी और खौफनाक थीं। शशावरी बोली, तुम्हारे साहब का हुक्म है कि पहले तुम आओ। रत्ना गुर्राई, आखिर तू हर्राफा ही निकली ना। शशावरी ने इस मर्तबा जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उनके जाने के बाद दूसरा कांस्टेबल मोहतात हो गया। वो दरवाजे के ऐन बीच बैठ गया। एक घुटना जमीन पर टिका रखा था और दूसरे खड़े घुटने पर राइफल को सहारा दिए हुए था। वो बिल्कुल इस पोजीशन में बैठा था जैसे दुश्मन के सामने महाज आ रहा हो। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। नारायण नामी कांस्टेबल को साथ ले जाने का मतलब ये था कि शशावरी सब इंस्पेक्टर पर काबू पा चुकी थी और अब उस कांस्टेबल को जेर करने में भी कुछ वक्त लगेगा। रत्ना ने सरगोशी की, इस कांस्टेबल को हम काबू करने की कोशिश करें? मैंने कहा, मुश्किल है, ये बहुत मोहतात है, ना तो खुद हमारे करीब आएगा और ना ही हमें करीब आने का मौका देगा। रत्ना ने कहा, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। उसका बायां हाथ मेरे साथ हथकड़ी में था जबकि दायां हाथ आजाद था। वो अपने आजाद हाथ से अपनी पिंडली खुजाने लगी। कांस्टेबल ने उसे घूरा, बोला, ए क्या हो रहा है, क्यों मचल रही हो? रत्ना बोली, बस खुजली हो रही है, यहाँ चींटियां बहुत हैं, मेरे सारे बदन पर चींटियां चढ़ गई हैं, जरा मेरी मदद करो। कांस्टेबल ने कहा, अपने साथी से बोलना, हमको क्या बोलती है? रत्ना बोली, देखते नहीं इसके हाथ में हथकड़ी है, तुम जरा मेरी मदद करो ना, नहीं तो ये चींटियां मुझे खा जाएंगी। कांस्टेबल शशोपंज में पड़ गया। रत्ना ने कहा, यकीन करो हम कुछ नहीं करेंगे, तुम मुझे अजियत से निजात दिला दो बस। वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी क्योंकि उस वक्त शशावरी दरवाजे के सामने आ गई थी। उसने सीधा हाथ पुश्त पर रखा हुआ था। उसने कांस्टेबल की तरफ देखकर पूछा, ए तुम्हारा नाम क्या है? कांस्टेबल बोला, विक्रम सिंह। शशावरी बोली, बस अब तुम्हारी बारी है विक्रम सिंह। शशावरी ने कहते हुए अपनी पुश्त पर रखा हुआ हाथ निकाल लिया। शशावरी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर कांस्टेबल उछल पड़ा। शशावरी गुर्राई, गन फेंक दो और कपड़े उतार दो। कांस्टेबल का चेहरा धुआं हो गया। उसने खामोशी से राइफल फेंक दी और कमीज के बटन खोलने लगा। मैं राइफल उठाने के लिए बढ़ा तो रत्ना भी मेरे साथ खिंचती चली आई। मैंने राइफल उठाकर कांस्टेबल को जद में ले लिया। मैंने शशावरी से पूछा, वो दोनों कहाँ हैं? शशावरी बोली, इस हवेली के मुख्तलिफ कमरों में। मैंने कांस्टेबल से पूछा, हथकड़ी की चाबी कहाँ है? वो बोला, मेरी कमीज की जेब में। मैंने जमीन पर पड़ी हुई कमीज की जेब में से चाबी निकालकर हथकड़ी खोली। रत्ना भी हथकड़ी खुलते ही अपनी कलाई सहलाने लगी। हम कांस्टेबल को लेकर उस कमरे में आ गए जहां सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ बेहोश पड़ा था। शशावरी बोली, ये हरामी 1 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा, तुम इसके कपड़े पहन लो और रत्ना तुम पहले कमरे में जाकर इस कांस्टेबल की वर्दी पहन लो जो उसने उतारी है, मैं इसको देखती हूँ। रत्ना फौरन ही दूसरे कमरे में गई। मैंने कमरे में दाखिल होकर सब इंस्पेक्टर को घसीट कर आड़ में किया और उसकी वर्दी उतारी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर बाहर आ चुका था। शशावरी ने कहा, उस तरफ दूसरे खंडर हैं, तुम इसे देखो, मैं उसकी वर्दी पहन कर आती हूँ। शशावरी पिछली तरफ चली गई और फिर 10 मिनट के बाद हम तीनों पुलिस की वर्दियों में कांस्टेबल विक्रम सिंह के सामने खड़े थे। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। वो यही समझ रहा था कि शशावरी ने विश्वनाथ और नारायण को कत्ल कर दिया है और उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। वो निकर पहने खौफ से थर थर कांप रहा था। शशावरी ने कहा, डरो नहीं विक्रम सिंह महाराज, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारे दोनों साथी भी जिंदा हैं और बेहोश हैं। हमारे जाने के बाद उन्हें होश में ले आना और हाँ, आइंदा किसी औरत के चक्कर में मत आना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रत्ना ने वो थैला उठा लिया जिसे सब इंस्पेक्टर ने अपने कब्जे में ले रखा था। उसने थैला खोलकर देखा। उसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई, जिसका मतलब था कि थैले में से कोई चीज कम नहीं थी। सब इंस्पेक्टर विक्रम का रिवॉल्वर मेरे पास था जबकि अपना पिस्तौल मैंने पतलून की जेब में ठूस लिया। रत्ना ने भी अपना पिस्तौल जेब में ठूस कर विक्रम सिंह वाली ऑटोमेटिक राइफल संभाली। दूसरी राइफल शशावरी के पास थी। हम विक्रम सिंह को हाँकते हुए गली में आ गए जहाँ जीप खड़ी थी। चाबी इग्निशन में थी। मैंने गहरी नजरों से जीप का जायजा लिया। उसके पिछले हिस्से में एक स्पेयर टायर भी मौजूद था और पेट्रोल के 2 कैन भी रखे हुए थे। उन इलाकों में पुलिस को बाज़ औक़ात डाकुओं के ताक़ुब में खतरनाक रास्तों पर दूर दराज के सफर करना पड़ते थे, इसलिए पुलिस की गाड़ियों को भी हर लिहाज से तैयार रखा जाता था। उसमें पूरी हवा भरी हुई थी। जीप के चारों टायरों में भी हवा पूरी थी। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। रत्ना और शशावरी भी पिछली सीट पर बैठ गई, जबकि कांस्टेबल विक्रम सिंह चंद कदम दूर खड़ा खौफ से थर थर कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो। अपने साथियों को होश में लाओ और शाम से पहले पहले इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। विक्रम सिंह ने हाथ जोड़ दिए। बोला, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ महाराज, मेरे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे। मैंने उसे घूरा, कहा, तुम्हारे जिंदा होते हुए कैसे अनाथ हो जाएंगे? चलो अपने साथियों को होश में लाओ और इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। मैंने पिस्तौल होल्स्टर से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। विक्रम सिंह बाकायदा गिड़गिड़ाने लगा। मैंने फायर कर दिया। गोली उससे 2-3 फुट के फासले पर जमीन में लगी।
मैंने गुर्रा कर कहा, अब अगर तुमने भागने में एक लम्हे की भी ताखीर की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी। विक्रम सिंह सर पर पांव रख कर भाग खड़ा हुआ। शेषावरी ने हवा में 2-3 फायर कर दिए। विक्रम सिंह चीख कर गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर फिर भाग खड़ा हुआ और फिर फसा शेषावरी के कहकहों से गूंज उठी। वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, मर्द की फितरत भी अजीब है। औरत का इशारा पाकर तो ये भी भूल जाता है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने हंसते हुए जीप आगे बढ़ा दी। बस्ती खासी बड़ी थी, खंडर दूर दूर तक फैले हुए थे। मैं जीप को उन खंडरात के ऊपर घुमाता हुआ पिछली तरफ से गया। मेरे ख्याल में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता इसी तरफ से होना चाहिए था। ऐन दोपहर का वक्त था, धूप खासी तेज थी। खुली जीप पर धूप से बचाव का कोई जरिया नहीं था। लेकिन चंद मिनट के बाद हम जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में सफर करते हुए ये हमारा दूसरा दिन था और अच्छा खासा तजुर्बा भी हो चुका था। दरख्तों में अगरचे धूप नहीं पहुंच रही थी, लेकिन घुटन ज्यादा थी। शेषावरी पिछली सीट से उठकर मेरे साथ वाली सीट पर आ गई। उसने कमीज के बटन खोल दिए। मैंने कहा, तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। रत्ना बोली, तुम अपने ध्यान से जीप चलाते रहो। मैंने कहा, समझ गया, लेकिन ये सब शेषावरी का किया धरा है। न ये रास्ता भूलती और न हमें ये मुसीबत उठाना पड़ती। शेषावरी बोली, इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मैं 2-4 मरतबा सार्स का तक आई हूँ, ज्यादा से ज्यादा अलोरी सलरत तक गई हूँ। इस जंगल की तरफ से तो कभी नहीं आई। अगर हम सीधे रास्ते पर चल पड़ते तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों में इस जंगल से निकलकर कोटपुतली पहुंच जाते। मैंने कहा, लेकिन हमें इस जंगल में भटकते हुए दूसरा दिन है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। शेषावरी ने इस मर्तबा कोई जवाब न दिया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, दरख्त ज्यादा गुंजान होते जा रहे थे। बाज दरख्तों की शाखें नीचे तक झुकी हुई थी। झाड़ियां भी बहुत गुंजान और कांटेदार थीं। मुझे ये भी अंदेशा था कि जीप का कोई टायर ब्रस्ट न हो जाए। हमने सुबह नारियल का एक टुकड़ा खाया था और उस वक्त भूख से पेट में ऐंठन सी हो रही थी। वो दोनों भी बेचैनी का इजहार कर रही थी, मगर मुंह से किसी ने शिकायत नहीं की। आधा घंटा मजीद गुजर गया। अब दरख्त कुछ छदरे होने लगे थे। पिछली सीट पर बैठी हुई रत्ना अचानक ही चीख उठी, अरे रोको रोको रोको। मैंने एकदम ब्रेक पेडल पर पैर का दबाव डाल दिया। रत्ना की इस तरह चीखने पर मैं कुछ बदहवास भी हो गया। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? रत्ना बोली, वो देखो, वो दरख्त फलों से लदा हुआ है, शायद बेर है। वो दरख्त कदरे बाईं तरफ था। उसे देखकर मेरी आंखें भी चमक उठी। मैंने जीप को रिवर्स करके उस दरख्त के नीचे ले लिया। वो बेर ही थे, सेब की तरह बड़े और पके हुए। हमने जीप पर खड़े होकर बहुत से बेर तोड़ लिए। मैंने अपनी सीट पर बैठकर जीप फिर आगे बढ़ा दी। वो दोनों कचर कचर बेर खा रही थी। एक बेर मेरे हाथ में भी था, जिसे सेब की तरह दांतों से काट काट कर खा रहा था। वाकई बहुत मीठे और खुश जायका बेर थे। आधा घंटा और गुजर गया। दरख्त बतदरीज छदरे होते जा रहे थे और फिर हम खुली जगह पर निकल आए। कुछ दूर जाने के बाद मैंने जीप रोक ली। सामने नशेब में एक झील नजर आ रही थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह थी कि उस झील में एक कश्ती भी तैर रही थी जिस पर 3 आदमी सवार थे। वो शायद माहीगीर थे और मछलियां पकड़ रहे थे। रत्ना के मुंह से गहरा सांस निकला। बोली, शुक्र, आखिरकार हम जहन्नम से निकल ही आए। मैंने कहा, अब तुम लोग अपने जामे में आ जाओ। हम पुलिस वाले हैं और डाकुओं का ताकुब करते हुए जंगल में भटक कर इस तरफ निकल आए हैं। रत्ना ने कहा, यस सर। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अब वो अपने जामे में आ गई। कश्ती वालों ने भी हमें देख लिया था। मैं कुछ देर तक कश्ती की तरफ देखता रहा, फिर झील के दूसरे किनारे की तरफ देखने लगा। वहां भी दरख्तों के नीचे 2 औरतें थीं। उनसे जरा हटकर एक बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही थी। मैंने जीप आगे बढ़ा दी और किनारे के साथ साथ होता हुआ जीप को दरख्तों के उस झुंड की तरफ ले आया जहां बैलगाड़ी के करीब 2 औरतें बैठी हुई थीं। एक औरत की गोद में शीरखार बच्चा था जिसे वो दूध पिला रही थी। वो अधेड़ उम्र औरत थी, जबकि दूसरी औरत जवान थी। उसकी उम्र 24-25 के लगभग रही होगी। तांबे जैसी रंगत और कसा हुआ बदन। उसने फूलदार कपड़े का घाघरा और मुख्तसर सी चोली पहन रखी थी। चोली का कपड़ा सिर्फ आगे ही था, पीछे डोरियां थीं। इस तरह उसकी पूरी कमर बरहना हो रही थी। वो दोनों उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। बैलगाड़ी के करीब ही खजूर के पत्तों से बने हुए 3-4 टोकरे रखे हुए थे जिनमें मछलियां भरी हुई थी। जवान औरत झील के किनारे पर जाकर अपने मर्दों को आवाजें देने लगी। वैसे उन्हें आवाजें देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो कश्ती अब किनारे की तरफ ही आ रही थी। जीप रुकने के बाद मैंने इंजन बंद कर दिया और स्टीयरिंग के सामने बैठा रहा। अलबत्ता रत्ना और शेषावरी नीचे उतर गईं और उस औरत से बातें करने लगी। इस दौरान कश्ती भी किनारे पर आ गई। एक आदमी तो कश्ती पर ही बैठा रहा और 2 आदमी उतरकर हमारी तरफ आ गए। मैं भी जीप से उतर आया। वो दोनों आदमी खौफजदा नजर आ रहे थे। करीब पहुंचकर उन दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग कब से यहाँ हो? अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, हम तो सुबह से यहाँ मछलियां पकड़ रहे हैं महाराज। क्या हुआ हुक्म? तुम तो इधर का ना ही दिखो हो। मैंने कहा, हम डाकुओं का सारस्का से पीछा करते हुए आ रहे हैं। वो जंगल में गायब हो गए।
3 आदमी हैं। मैंने इत्मीनान से सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ और दोनों कांस्टेबलों के हुलिये बता दिए। कहा, इनमें से किसी को इधर देखा तो नहीं? उस शख्स ने कहा, नहीं हुक्म। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। शायद उसे इस बात पर हैरत थी कि 2 लेडी कांस्टेबलों के साथ इस खतरनाक जंगल में खतरनाक डाकुओं का पीछा कर रहा था। लेकिन उसे हम पर कोई शुबा नहीं था। हम पुलिस की वर्दियों में थे और हमारे पास पुलिस की जीप थी।